गुड मॉर्निंग बच्चों। सिर्फ दो ही लोग आए हैं अभी तक। 158 कौन है ये? 158 17 CSE 158 रोल नंबर। एक दो मिनट का वेट और कर रही हूँ मैं। देयर आर ओनली 3 पार्टिसिपेंट्स और स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं तो फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। आई थिंक आई शुड स्टार्ट नाउ। टाइम ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। टाइम पर स्टूडेंट्स नहीं ज्वाइन कर रहे हैं हमको। सो today's topic will be capital budgeting and its methods and risk analysis in capital budgeting also, कि हम रिस्क को कैसे एनालाइज करते हैं कैपिटल बजटिंग में और कैपिटल बजटिंग होता क्या है। ओके, इट इज़ वेरी लेंदी टॉपिक। आई थिंक इसमें 2-3 लेक्चर्स हमारे निकल जाएंगे इस टॉपिक में ही, बिकॉज इट इज़ वेरी लेंदी टॉपिक एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद यू गाइस। हमने लास्ट लेक्चर तक जो टॉपिक कवर किया था वो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस था। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, इन्वेस्टमेंट इम्पोर्टेंस, उसका सिग्निफिकेंस एंड डिफ़िकल्टीज़, ये सब कुछ हमने उसमें कवर किया था, जो हमारा लास्ट वीक में कंप्लीट हो गया था। तो इस वीक में अब हमारा ये टॉपिक होपफुली आई एम ट्राइंग कि
Am I audible? Yes, ma'am. Okay. सो बेसिकली कैपिटल बजटिंग का मैंने आपको बताया अभी कि जैसे इसमें हम टॉपिक कवर करने वाले हैं. दीज आर द टॉपिक्स: कैपिटल बजटिंग, इट्स मेथड्स एंड रिस्क एनालिसिस इन सीबी इज कैपिटल बजटिंग. So before we understand what is capital budgeting, we should understand what is an investment in finance. We understand that an investment is a monetary asset purchased within the idea that the asset will provide us any income in the future and will later can be sold at a higher प्राइस फॉर अ प्रॉफिट. तो इन्वेस्टमेंट हम फाइनेंशियल टर्म्स में इन्वेस्टमेंट अगर कोई बोल रहा है या हम आगे भी किसी टॉपिक में कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट वर्ड यूज करेंगे तो हम उसका क्या मीनिंग समझ रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट जो है एक पैसे का ट्रांजैक्शन हो रहा है. पैसे से हम कुछ भी खरीद रहे हैं. वी आर बाइंग और परचेजिंग एनी लॉन्ग टर्म एसेट, फिक्स्ड एसेट हम अगर खरीद रहे हैं और उस एसेट को खरीदने का हमारा आइडिया ये है कि इससे खरीदने से हमको फ्यूचर में कुछ इनकम जनरेट होगा. किसी भी पर्टिकुलर या तो एसेट हो या कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट हो जिसमें कि हमें पैसा इन्वेस्ट करने से फ्यूचर में इनकम होगा और बाद में हम उसको एक हायर रेट पर या हायर रेट पर नहीं भी तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट के तौर पे हम उसको अगर फ्यूचर में उसी पर्टिकुलर एसेट को बेचते भी हैं तो प्रॉफिट के लिए हम कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे. एट टाइम्स ऐसा भी होता है कि हम कहीं से कोई प्रोडक्ट हमने खरीदा और हमने उसको महंगे में बेचा. कुछ कंपनीज यही काम करती हैं, सेल एंड परचेज का काम है. या फिर किसी और कंट्री से इंपोर्ट किया, यहाँ पर आकर उसको अपनी कंट्री में बेच दिया. दैट इज ऑल्सो एन इन्वेस्टमेंट. सो इन्वेस्टमेंट इज अ मॉनेटरी एसेट परचेज्ड. मॉनेटरी मतलब पैसे से खरीदा हुआ कोई भी एसेट जिसका आइडिया ये है खरीदने का, रखना नहीं है. आइडिया खरीद कर अपने पास रखना आइडिया नहीं है या उसको यूज करना अपना आइडिया नहीं है, बल्कि उसके यूज से कुछ इनकम जनरेट करना फ्यूचर में इज एन इन्वेस्टमेंट. ठीक है, यानी कि हम जहाँ पर भी पैसा लगा, इन्वेस्टमेंट का मतलब जहाँ पर भी पैसा लगा रहे हैं उससे हमको और पैसा फ्यूचर में जनरेट होने वाला है. नाउ इन्वेस्टमेंट करें कैसे, ऐसे इन्वेस्टमेंट कहाँ पर करें, हमको आज कैसे पता चल सकता है कि फ्यूचर में ये पर्टिकुलर चीज़ हमको इन्वेस्टमेंट करने से जो आज हम पैसा देंगे हमें इनकम जनरेट करेगी. उसके लिए हमको एनालिसिस करना पड़ता है. सो नाउ व्हाट इज इन्वेस्टमेंट एनालिसिस? इन्वेस्टमेंट एनालिसिस बेसिकली इज डिफाइंड एज द प्रोसेस. ये एक प्रोसेस है टू इवेल्युएट एन इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिटेबिलिटी एंड रिस्क. हम दो चीज़ें इवेल्यूएट करते हैं इन्वेस्टमेंट को करने से पहले. किसी भी प्रोजेक्ट में, किसी भी मशीनरी में, कोई भी लैंड में, कोई भी फिक्स्ड एसेट है, बिजनेस में जब भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इस पर्पज से कि हमें फ्यूचर में इनकम होगा, तो हम एनालिसिस करते हैं और एनालाइज करे बिना हम इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए. और उस एनालिसिस में हम दो चीज़ों को फैक्टर करते हैं विच इज़ प्रॉफिट एंड रिस्क. दो ही चीज़ इन्वॉल्व होती है क्योंकि फ्यूचर इज ऑलवेज अनसर्टेन. जब भी हम कभी भी फ्यूचर की बात करेंगे एनीवेयर तो रिस्क तो इन्वॉल्व रहेगा ही क्योंकि फ्यूचर इज ऑलवेज अनसर्टेन. कल को क्या हो जाए वी डू नॉट नो एंड फ्यूचर इज नॉट इन आवर हैंड्स ऑल्सो, और हमें पता भी नहीं कि क्या होगा. तो रिस्क थोड़ा रहे या ज़्यादा रहे लेकिन रहेगा ज़रूर इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर. तो हमें दो चीज़ों को फैक्टर करना पड़ता है और दो चीज़ों को एनालाइज करना पड़ता है. प्रॉफिट कितना देगा कोई इन्वेस्टमेंट में पैसा हमें लगाने से, वो प्रोजेक्ट या वो मशीनरी या वो लैंड वट एवर एसेट हमें जिसमें पैसा लगा रहे हैं, और रिस्क कितना इन्वॉल्व है. यानी कि प्रॉफिट अभी हमें लग रहा है ठीक है बहुत प्रॉफिट होगा, लेकिन उसका रिस्क कितना है. ऐसा तो नहीं कि ज़ीरो भी हो जाएगा किसी टाइम में, या रिस्क बहुत ज़्यादा है. तो हमें वो प्रोजेक्ट जो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करके दे और रिस्क मिनिमाइज हो. रिस्क को हम मिनिमाइज देखेंगे कि जिस भी प्रोजेक्ट में रिस्क कम से कम है हम उस प्रोजेक्ट को चूज करना पसंद करना चाहिए और उस प्रोजेक्ट को हमें चूज करना चाहिए इन ऑर्डर टू मेक एनी इन्वेस्टमेंट. समझ आया इन्वेस्टमेंट क्या है और इन्वेस्टमेंट को कैसे हमें करना है आफ्टर एनालिसिस. और एनालाइज जब हम करेंगे तो उसमें क्या क्या चीज़ें फैक्टर करनी है, प्रॉफिट और रिस्क. ये दो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं इसलिए इसमें हमें रिस्क एनालिसिस भी एक चैप्टर, इसी पर्टिकुलर टॉपिक में रिस्क एनालिसिस भी एक टॉपिक दे दिया है इन दी रिस्क, हाउ टू एनालाइज रिस्क इन दी कैपिटल बजटिंग, जो हम लास्ट में पढ़ेंगे इस टॉपिक के. अभी हम कैपिटल बजटिंग पढ़ रहे हैं. सो कैपिटल बजटिंग इज डिफाइंड एज द फर्म्स फॉर्मल प्रोसेस. किसी भी कंपनी का या फर्म का या ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रोसेस, फॉर्मल प्रोसेस मतलब जो कंपनी ने फॉलो करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बनाया हुआ है कंपनी का, रिकॉग्नाइज कि यही प्रोसेस फॉलो करेंगे हम जब भी कभी हम कैपिटल बजटिंग कर रहे हैं. तो कैपिटल बजटिंग क्या है, एक प्रोसेस है टू एक्वायर एंड
एक्विजिशन एंड दी इन्वेस्टमेंट ऑफ द कैपिटल। अब जो हमने कैपिटल लिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट हमने समझ लिया है क्या है। अब उस कैपिटल जो हमारे पास है, कैपिटल का मतलब हमने कहीं से भी मार्केट से पैसा उठाकर अपना जो भी कैपिटल कंपनी का रखा है कि हमारे पास 10 करोड़ रुपया है, हम इससे बिजनेस स्टार्ट करेंगे, या 2 करोड़ रुपया है, या 1 लाख रुपया है, वट एवर हमारी इन्वेस्ट कैपिटल है, उस कैपिटल को अब हम कहाँ पर इन्वेस्ट करें is what capital budgeting is. ठीक है, so capital budgeting is the process of या for the acquisition and investment of capital. It involves firms decision to invest its current funds for addition कि हमें fixed assets खरीदने हैं या उनको replace करना है, या अगर पुराने हो गए तो modify करना है, ख़राब हो गए हैं तो उनको बिल्कुल dispose of करके scrap value लेकर उसमें और कुछ पैसा ऐड करके नए खरीदने हैं, whatever जो भी डिसीजन है हमारा इन्वेस्टमेंट का, कैपिटल को इन्वेस्ट करने का, वो कैपिटल बजटिंग कहलाता है। बजटिंग इज दैट हमने किसी भी चीज़ का एक बजट रख लिया है कि हम इस चीज़ को का हमारे पास ये बजट है, इससे ऊपर हम खर्च नहीं करेंगे। सो कैपिटल को भी हमें बजटिंग करके रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो हमारे पास कैपिटल आ गई है उसको हम कहीं पर भी बिना एनालिसिस के कहीं पर भी खर्च करते रहेंगे, बिजनेस में वेस्टेज करेंगे पैसे का, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने वो पैसा एक तो मार्केट से उठाया हुआ, उसकी खुद की कुछ कॉस्ट है, हमें इंटरेस्ट पे करना ही करना है, और दूसरा इंटरेस्ट के अलावा हमें इन्वेस्टमेंट इतना अच्छा डिसीजन होना चाहिए कि इंटरेस्ट भी उसका वापस आ जाए, उसके उससे हमें इनकम जनरेट हो, कुछ हमारा खुद का भी प्रॉफिट हो, बिजनेस को भी प्रॉफिट हो, सारे एक्सपेंसेस निकालने के बाद भी हमें प्रॉफिट हो, ऐसा इन्वेस्टमेंट हमको करना होता है अपने कैपिटल का, दैट इज कैपिटल बजटिंग। तो या तो इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड एसेट्स में होता है, और दूसरा कि हमें फ्यूचर में ये डिराइव करके देगा प्रॉफिट, और छोटे टाइम में नहीं करके देगा, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हमें प्रॉफिट फ्यूचर में ये डिराइव करके देगा वो प्रोजेक्ट। दैट इज व्हाट, इसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व है, फिक्स एसेट खरीदेंगे और फ्यूचर में प्रॉफिट देगा, और प्रॉफिट लॉन्ग टर्म तक देगा, 1 साल में नहीं देगा, हो सकता है 5 साल तक देता रहे, क्योंकि हम फिक्स्ड एसेट जो यूज़ करते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ होता है। एक और डेफिनेशन कैपिटल बजटिंग की हम कंसिडर कर सकते हैं, इट इज़ द प्लानिंग process used to determine whether an organization's long term investment, जैसे कोई मशीनरी हो गई है या रिप्लेसमेंट करना है मशीनरी का, कोई न्यू प्लांट खरीदना है, कोई न्यू प्रोडक्ट लगाना है, कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना है, कोई प्रोडक्ट का R&D कराना है, या कुछ भी ऐसा जिसमें हमें ये सब चीज़ों में पैसा लगाना है, वो प्लान्ड प्रोसेस इज कैपिटल बजटिंग। ठीक है, तो कैपिटल बजटिंग के फीचर्स क्या क्या हो गए? लार्ज बेनिफिट्स होते हैं, एंड हम ये सोचते हैं कि जो बेनिफिट होने वाले हैं वो लार्ज होंगे, बेनिफिट्स लार्ज होंगे। रिस्क हाई इन्वॉल्व रहेगा, हाई डिग्री ऑफ रिस्क ज़रूर रहेगा, क्योंकि फ्यूचर की बात कर रहे हैं और फ्यूचर में भी लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं। जब भी फ्यूचर में लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं तो उसमें हमें रिस्क ज़्यादा रहेगा, जितना लॉन्ग टर्म की बात करेंगे जो उतना फ्यूचर ज़्यादा आता जाएगा हमारे प्रोजेक्ट के लिए, और उतना ही वो अनसर्टेन होता जाएगा। Now, it is relatively long time period between initial outlay and the anticipated return, यानी कि हम ये भी समझते हैं कि जिसमें हम पैसा लगा रहे हैं उसमें ओवर नेक्स्ट डे ही हमको इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट नहीं होने वाला है। इनिशियल आउटले का मतलब क्या होता है? जो हमने इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाया, आउटले पैसे को आउट फ्लो हुआ हमारा, और हमने मशीनरी खरीदी या कुछ भी किया, तो वो इनिशियल आउटले यानी कि इन्वेस्टमेंट में, और उस इन्वेस्टमेंट को करने से जो एंटिसिपेटेड रिटर्न्स हमें एक्सपेक्ट कर के आएंगे, उसमें थोड़ा टाइम होता है। हो सकता है रिटर्न्स आने में हमको 1 साल लग जाए, अगले साल से शुरू हो, या अगले साल बहुत कम आए, हो सकता है 2 साल 4 साल के बाद ज़्यादा आने शुरू हों। सो रिलेटिवली लॉन्ग टाइम होता है बिटवीन द इन्वेस्टमेंट एंड द रिटर्न्स, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, लेकिन बेनिफिट्स लॉन्ग टर्म में होते हैं, लॉन्ग टर्म तक रिपीटेड बेनिफिट्स होते रहते हैं, यानी कि हर साल ही बेनिफिट हो रहा है हमको। एक मशीनरी खरीदने से सिर्फ 1 साल बेनिफिट नहीं होगा, 1 साल भी होगा, फिर सेकेंड ईयर भी होगा, थर्ड ईयर भी होगा। जब तक उस मशीनरी की लाइफ और आपको प्रोड्यूस करके दे रही है और आपको इनकम जनरेट करके दे रही है, तब तक आपका लॉन्ग टर्म में बेनिफिट होता रहेगा। लास्ट फीचर है कैपिटल बजटिंग का, ये इरिवर्सिबल है नेचर में। इरिवर्सिबल का मतलब होता है विच कैन नॉट बी रिवर्स्ड, यानी कि जो काम कर दिया उसको हम दोबारा रिवर्स नहीं कर सकते, और जो हो गया वो हो गया, दैट इज इरिवर्सिबल नेचर। तो ऑब्वियसली अगर हम कुछ भी परचेज कर रहे हैं, कोई भी चीज़ अगर हम परचेज कर रहे हैं इन आर रियल लाइफ ऑल्सो, अगर आप देखें, अगर आपने कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो आपकी रिक्वायरमेंट था वो आपने ख़रीद लिया, अब आप उसको वापस दुकान पे जाकर दोबारा उसको बोल नहीं सकते कि मुझे फंड्स वापस कर दो मेरे, और ये प्रोडक्ट अपना वापस ले लो।
right? So this nature is irreversible in nature. Once we have bought any product, it cannot be resold to the same person and get the same money back. दोबारा उतना पैसा तो हमको मिलेगा नहीं, हमें कुछ ना कुछ लॉस पर तो उसको बेचना ही पड़ेगा, एंड दैट टू विद द थर्ड पार्टी. कोई तीसरा ही खरीदेगा, द सेम पर्सन हु हैज सोल्ड अस विल नॉट बाय दैट. ठीक है. सो दिस इज इरिवर्सिबल इन नेचर. नाउ कैपिटल बजटिंग हमने समझ लिया, कैपिटल बजटिंग हमने फीचर्स समझ लिया, इन्वेस्टमेंट हमने समझ लिया, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस हमने समझ लिया. अब हम मेथड्स ऑफ कैपिटल बजटिंग पढ़ने वाले हैं. कैपिटल बजटिंग में, कैपिटल बजटिंग यानी कि कैपिटल का, अपनी कैपिटल का रैशनल डिसीजन लेना कि हम कहाँ पर उसको इन्वेस्ट करने वाले हैं, किन किन प्रोजेक्ट्स में, और क्या क्या डिसीजन होगा, या हमें कोई नया ऑफिस लगाना है या मशीनरी खरीदना है, जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, वो सब करने के लिए ये हमारे पास मेथड्स हैं ऑफ कैपिटल बजटिंग. कुछ मेथड्स हैं जो ट्रेडिशनल हैं, जिन्हें पुराने मेथड्स कहा जाता है, जो आज के टाइम में बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन है जो यूज़ करती हैं. और डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स या मॉडर्न टेक्निक्स या मॉडर्न मेथड्स जो हैं, ये आज के टाइम में बहुत हद तक यूज़ होते हैं. तो हम एक एक इन सब मेथड्स को वन बाय वन पढ़ने वाले हैं. पहला मेथड इज पे बैक पीरियड मेथड. PBPB बोलते हैं हम इसको, पे बैक पीरियड मेथड और ARR. दीज टू आर दी ट्रेडिशनल टेक्निक्स, पुरानी टेक्निक्स हैं ये. NPV, PI and IRR, these are the new methods, मॉडर्न मेथड्स बेसिकली. इनको मेथड्स भी बोल सकते हैं, टेक्निक्स भी बोल सकते हैं. कुछ भी आता है क्वेश्चन आपको एग्जाम में, तो आपको यही एक्सप्लेन करना है, या तो वो मेथड्स पूछ सकते हैं या टेक्निक्स भी पूछ सकते हैं ऑफ द कैपिटल बजटिंग. ठीक है. वन बाय वन हम पढ़ेंगे. तो पे बैक पीरियड मेथड इज द फर्स्ट मेथड. As the name is suggesting of this method, that payback period. So this method will be helping us in calculating the period. Period means the time of payback. Payback is what? Payback जो हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया था, जो हम किसी भी मशीनरी में, सपोज फॉर एग्जांपल वी आर इन्वेस्टिंग, वी आर टेकिंग अ डिसीजन टू इन्वेस्ट आर मनी ऑफ से 2 लाख रुपीज टू बाय अ मशीनरी. हमें लगता है कि 2 लाख रुपए की एक मशीनरी है जो मार्केट में अवेलेबल है, विच विल बी एबल टू प्रोड्यूस मोर मे बी, और विच विल अर्न अस अ प्रॉफिट ऑफ से 50,000 रुपये एवरी ईयर का हमको प्रॉफिट करके देगी. 2 लाख रुपए. तो इट इज़ एन इन्वेस्टमेंट डिसीजन. हमारा ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन है कि मैं 2 लाख रुपीज़ यहाँ पर डालने हैं, एक एसेट परचेज कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं, उसका लाइफ हो सकता है 10 साल हो, 10 साल में वो हमको 50-50 हज़ार करके अगर देगी, तो 5 लाख रुपए हम अर्न करेंगे उस मशीनरी से. तो 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट से उसने हमें 5 लाख का अर्न करके दिया, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम करके दिया, एक साथ तो नहीं, बट हर साल कुछ ना कुछ अर्निंग करके दिया, और हमें वो 10 ईयर्स में इतना प्रॉफिट करके देगी. थोड़ा बहुत फ्यूचर में रिस्क इन्वॉल्व है, कुछ है, ऐसा है वैसा है, तो होता है थोड़ा 5 की जगह वो 4.5 करके दे दे, किसी ईयर में हमको लॉस भी हो जाए थोड़ा बहुत, या कम प्रॉफिट हो जाए, वटेवर. तो ये पर्टिकुलर जो मेथड है, ये हमको वो पीरियड बता रहा है कि वो पीरियड जितना टाइम में हमको वो पैसा जो हमने लगाया, वो टोटल कितना वापस आ जाएगा. जैसे कि 2 लाख हमने लगाया, और वो 50,000 का अगर हमें इन्वेस्टमेंट करके देती है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं, प्रॉफिट करके देती है वो हमको मशीनरी एवरी ईयर, तो 4 ईयर्स बेसिकली पे बैक पीरियड हो गया. पे बैक पीरियड 4 साल हो गया, क्योंकि हमने 2 लाख रुपया लगाया था, 50-50 हज़ार करके हमें 4 साल में मिलेगा, तो 4 ईयर्स वुड बी दी पे बैक पीरियड. ठीक है. तो ये तो बहुत इजी था कि ठीक है 2 लाख लगाया और 50,000 वापस आ रहा है, सो वी कैन कैलकुलेट ओके 4 ईयर्स में वापस आ जाएगा. बट वेन एवर इट इज़ बहुत ज़्यादा बड़ा फाइनेंस अगर इन्वॉल्व है, जो कि या बहुत बड़ी फर्म है कोई, या बहुत बड़ी कोई कंपनी है, तो वहाँ पर हमको इसका एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले में हम वैल्यूज पुट करके ये चीज़ निकाल सकते हैं, दैट व्हाट वुड बी दैट पीरियड, द एग्जैक्ट पीरियड जिसमें कि हमें वो पैसा वापस मिल रहा है. वी ऑल्सो कॉल दिस मेथड एज पे आउट और पे ऑफ मेथड. पे आउट मेथड भी इसी को बोलते हैं, पे बैक पीरियड मेथड भी इसी को बोलते हैं, पे ऑफ पीरियड मेथड भी इसी को बोलते हैं. ओके. अब जो ट्रेडिशनल मेथड्स है ना, ये दो जो मैंने आपको बताए हैं, पे बैक पीरियड, जो एक तो हम पढ़ रहे हैं पीवीपी, एंड देन अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, नेक्स्ट वाला जो हम पढ़ेंगे, ये दोनों मेथड सॉरी टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं करते. टाइम वैल्यू ऑफ मनी हम ऑलरेडी चैप्टर पढ़ चुके हैं, टॉपिक इन लास्ट लेक्चर्स एंड ऑल. आई हैव टोल्ड यू दैट मनी लूजेस इट्स वैल्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम.
कितना लूज करती है, कितना नहीं करती है, कितने परसेंटेज से लूज कर रही है, लेकिन वैल्यू तो कम होता है ओवर दी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। वो पर्टिकुलर चीज़ जो हमको बिजनेस में कंसिडर करनी चाहिए, हमें जो 20,000 रुपया या 2 लाख रुपया आज उसकी परचेसिंग पावर है या वैल्यू है मनी की, 10 ईयर्स वो बाद वो नहीं रहेगी। 2 लाख ऑब्वियसली विल माइट बी कॉस्टिंग एट 1.8 और समथिंग, कम हो जाए उसका वैल्यू शायद, लेकिन हम इस मेथड में टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, और ARR मेथड जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे उसमें भी नहीं करेंगे। तो ये दोनों मेथड्स का ये डिसएडवांटेज भी हो जाता है। सिलेक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट कैसे डिपेंड करेगा, इज बेस्ड ऑन द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द प्रोजेक्ट, कि प्रोजेक्ट का कौन सा प्रोजेक्ट है जिसकी अर्निंग सबसे ज़्यादा है और पे बैक पीरियड सबसे शॉर्टेस्ट है। जिस भी जो अगर आपके पास एक प्रोजेक्ट है तो वी कैन एनालाइज थ्रू दिस मेथड कि ठीक है, ये प्रोजेक्ट हमको 2 साल के अंदर वापस करके दे देगा ये इन्वेस्टमेंट पैसा, पे बैक कर देगा, मतलब 2 साल विल बी द पीरियड टू पे बैक दैट इन्वेस्टमेंट अमाउंट, या 2.3 ईयर्स होगा या 4 ईयर्स होगा, वट एवर होगा। लेकिन अगर हमारे पास मोर देन वन प्रोजेक्ट है टू इन्वेस्ट, we have got in I mean we have got the options to make the investment कि हम कहाँ पर करें। तो टू चूज द बेस्ट प्रोजेक्ट, पे बैक पीरियड मेथड से हम जो भी प्रोजेक्ट हमको कम से कम टाइम में पैसा वापस कर रहा है और उसके बाद भी अर्निंग करके दे रहा है, हमें उस प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। इट एम्फसाइजेस मोर ऑन एनुअल कैश इनफ्लोज, साल का हम जो इनफ्लोज होगा, या इनफ्लोज मतलब प्रॉफिट के फॉर्म में जो कैश अंदर आ रहा है बिजनेस में इनफ्लो हो रहा है, वो हम एनुअल कैलकुलेट करेंगे, एवरी डे का नहीं। अपना पूरे साल में एक प्रोजेक्ट हमको कितना पूरा एनुअल कैश इनफ्लोज करके दे रहा है वो हम देखेंगे, उसकी लाइफ कितनी है प्रोजेक्ट की वो देखेंगे, 10 साल चलेगा, 2 साल चलेगा, फिर वो, एंड हमने ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट कितना किया है या कितना करना है। जैसे मशीनरी को बाय करने के लिए कितना पैसा लगेगा, हमें देना पड़ेगा, इनिशियली 2 लाख इकट्ठा देना पड़ेगा, या 20 लाख की कोई हम मशीनरी ले रहे हैं, वटेवर फिक्स एसेट कोई भी जिसमें भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और इन्वेस्टमेंट ये 3 चीज़ों पर एम्फेसाइज करता है ये पर्टिकुलर मेथड। बट ये मेथड बहुत सिंपल है क्योंकि इसका छोटा सा एक सिंपल सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूला है। वी विल पुट अप इफ वी विल हैव ऑल दीज 3 थिंग्स, कि इसकी लाइफ क्या है प्रोजेक्ट की, इन्वेस्टमेंट कितना किया था, एनुअल कैश इनफ्लोज कितना हो रहा है, ये तीनों चीज़ें अगर हमें मिल रही हैं तो हम इजीली वो फिगर्स को उस पर्टिकुलर फॉर्मूले में डाल सकते हैं और रिजल्ट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सो इट इन्वॉल्व सिंपल सिंपल कैलकुलेशन, सिलेक्शन रिजेक्शन उसी के बेस पर हो जाता है। तो फाइनेंस मैनेजर के लिए ये ईजी होता है टू डिसाइड वेदर टू गो विद अ प्रोजेक्ट और नॉट। और हम इस मेथड के साथ, अगर मैंने जैसे बताया एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पास, 2 4 5 प्रोजेक्ट्स हैं, तो उसको हम रैंकिंग भी कर सकते हैं। रैंकिंग मतलब बेस्ट को, जिसका शॉर्टेस्ट पे बैक पीरियड होगा उसको हम फर्स्ट रैंक दे देंगे कि दिस प्रोजेक्ट इज़ द बेस्ट फॉर अस। जिसका नेक्स्ट थोड़ा शॉर्टर होगा पे बैक पीरियड, हम उसको बोल सकते हैं ओके दिस इज़ नेक्स्ट बेस्ट प्रोजेक्ट। तो हम उस हिसाब से रैंकिंग कर सकते हैं। अगर हमारे 3 प्रोजेक्ट्स हैं या 5 प्रोजेक्ट्स हैं तो हम उसका पे बैक पीरियड सभी का कैलकुलेट करके जिसका शॉर्टेस्ट है उस हिसाब से हम रैंकिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, पे बैक पीरियड मेथड अब जो है वो 2 तरह से हो सकता है। आप समझिए कि अगर हमने इन्वेस्टमेंट किया एक मशीनरी को, हम अगर उसको रियल टाइम में सोचने लगे, तो एक तो हमने एग्जांपल ले लिया कि ठीक है एक मशीनरी को इन्वेस्ट करने से हमें हर साल बराबर प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि वो हमको एवरी ईयर 50,000 दे रही है इनकम अर्न करके, या 60,000 दे रही है, या 1 लाख दे रही है। तो हर साल अगर सेम प्रॉफिट हो रहा है दैट इज इक्वल कैश इनफ्लो, या इसको हम बोलेंगे इवन कैश इनफ्लो भी, मतलब सेम प्रॉफिट हमें हर साल हो रहा है। तो इट इज़ वेरी इजी देन, तो इट इज़ वेरी इजी, इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्मूला, हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम रियल टाइम में देखें तो क्या हमें क्या बिल्कुल बराबर प्रॉफिट्स हर साल हो सकते हैं? अगर हम 10 साल की बात करें या 5 साल की बात करें तो ऐसा नहीं होगा। दूसरी सिचुएशन क्या होती है, अनइक्वल कैश इनफ्लो, पहले साल में ज़्यादा हो गया, दूसरे साल में ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, थर्ड ईयर में बहुत कम हो गया, फोर्थ में तो अनइवन हो गया, या अनइक्वल कैश इनफ्लो जब हम कहते हैं। तो ये 2 तरह की सिचुएशन हो सकती है हमारे पास जब हमें पे बैक पीरियड कैलकुलेट करना है। तो इसके अलग दोनों सिचुएशंस के अलग अलग फॉर्मूले हैं। अगर हमारे पास इक्वल कैश इनफ्लो है यानी कि इवन वाला कैश इनफ्लो है तो उसका फॉर्मूला सिंपल ये है
पे बैक पीरियड मेथड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? इनिशियल इन्वेस्टमेंट यानी कि जो हमने इन्वेस्टमेंट किया एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ द प्रोजेक्ट या मशीनरी व्हाटएवर फिक्स्ड एसेट डिवाइडेड बाय एनुअल कैश इनफ्लोज। ठीक है, एनुअल कैश इनफ्लोज ये टोटल लेना है हमको, जब तक भी हमने जो भी हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट जो है जो हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया वो टोटल अमाउंट कितने टाइम में हमें वापस आ रहा है वो कैलकुलेट करना है। तो एनुअल कैश इनफ्लोज को हम डिवाइड करेंगे। अब मैं एक आपको इलस्ट्रेशन के साथ भी इसको समझाऊंगी तो इजी हो जाएगा आपके लिए समझना। पहले दोनों फॉर्मूले देख लेते हैं। अनइवन और अनइक्वल जब हमारे पास कैश इनफ्लोज हो रहे हैं, यानी कि हर साल में अलग अलग कैश इनफ्लो हो रहा है। इनफ्लो का मतलब प्रॉफिट, इनफ्लो मीन्स एनीथिंग विच इज कमिंग इनसाइड बिजनेस इज इनफ्लो। कैश इनफ्लो अगर हमारा अनइवन हो रहा है, एवरी ईयर ऊपर नीचे हो रहा है प्रॉफिट, कभी ज़्यादा कभी कम, तो हम ये वाला फॉर्मूला रखेंगे, कितना नंबर ऑफ ईयर्स प्लस बैलेंस टू बी रिकवर्ड डिवाइडेड बाय कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर ऑफ द रिकवरी। तो कैश फ्लो नीचे ही रहेगा, वो पहले वाले फॉर्मूले में भी नीचे ही था। इसमें बैलेंस कितना बच गया और उस पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव ईयर में टोटल कितना हमने रिकवर किया है बेनिफिट या प्रॉफिट, वो हम नीचे डालेंगे उसमें। तो हमें ईयर मिल जाएगा, नंबर ऑफ ईयर्स मिल जाएगा। एग्जैक्टली कैसे मिलेगा? जैसे फॉर एग्जांपल ये हमने इवन वाला जो हमारा फॉर्मूला है, इवन वाला जिसमें हमें सिंपल ये रखना है इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल कैश इनफ्लो, उसके लिए हमने एक एग्जांपल ले लिया। आप इसको अपनी फिगर्स भी डाल सकते हैं, कुछ और भी ले सकते हैं, बट कैलकुलेशन ठीक रखिएगा कि हमने एक प्रोजेक्ट में 50,000 रुपये लगाए हैं और वो हमें हर साल 10,000 रुपये दे रहा है। जैसे मैंने अभी आपको अपना एक एग्जांपल दिया था कि हमने 2 लाख रुपए की मशीनरी ली और वो 50,000 रुपये हमें हर साल अर्न करके दे रही है। तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 50,000 इज इक्वल टू 4 साल आ जाता। इस इलस्ट्रेशन से हमने 50,000 समझा कि हमने लगाया है, हमने अज्यूम करा है इस एग्जाम्पल में, और हमें मिल कितना रहा है? 10,000 पर मंथ मिल रहा है, पर एनम मिल रहा है। एनुअल कैश इनफ्लो है तो 5 ईयर्स में पैसा वापस आएगा। तो पे बैक पीरियड क्या हो गया? 5 ईयर्स, जिसमें हमको 50,000 रुपया जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमने किया 10,000 एनुअल प्रॉफिट के बेस पर, हमको 5 ईयर्स में 50,000 वापस मिल जाएगा। ये तो बहुत इजी है ना? ठीक है, समझ आ गया। अब अनइवन जब है तब क्या करेंगे हम? सपोज करिए कि हमने एक जैसे वहाँ पे 50,000 किया था, हम यहाँ पर ले रहे हैं कि हमने एक प्रोजेक्ट में 12,000 इन्वेस्ट करा और हमको वो अलग अलग इन्वेस्टमेंट करके दे रहा है। फर्स्ट ईयर में 2,000 दिया, सेकेंड ईयर में 4 दिया, फिर 4 दिया, फिर 5 दिया, ऐसे। ठीक है, तो हमारा पहला काम क्या होगा अगर हमें इस तरह से प्रॉब्लम दिया गया है? हमारा पहला काम होगा कि हम एक इसको टेबुलर फॉर्म में ले आएंगे और हम इसको क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लोज के फॉर्म में भी ले आएंगे। यानी कि फर्स्ट ईयर में 2,000 लिखा, सेकेंड ईयर में क्यूमुलेटिव हो गया 2 + 4 6,000, इस तरह से लिखेंगे। एनुअल कैश इनफ्लो हमने लिख लिया 2,445 करके। क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो हमें खुद बनाना पड़ेगा। अब उसमें हम जो भी हमारे एनुअल बेनिफिट्स हैं वो पिछले साल के सारे एक्यूमुलेट करके, आप देखिए आउटर कॉलम में मैंने लिख दिए हैं 2,000। सेकेंड ईयर में एक्यूमुलेट होके कितना हो गया? 6 + 2 वो 4 + 2 6 हो गया। थर्ड ईयर में ये जो 4,000 हमने अर्न किया 4 प्लस पिछले साल दोनों सालों का 6, तो क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लोज 3 साल तक कितना हो गया? 10,000। और चौथे साल में हमने 5,000 किया तो वो टोटल हमको 15,000 दे चुका है। लेकिन हमें क्या कैलकुलेट करना है? 12,000 लगाया था हमने 5 ईयर्स में हमको, या 4 ईयर्स में इसने हमको 15,000 करके दे दिया। सो व्हाट विल बी पे बैक पीरियड मेथड देन? इसमें समवेयर बिटवीन 3 to 4 ईयर्स के बीच में रहेगा वो, क्योंकि तीसरे साल में तो सिर्फ 10,000 ही हमको मिला और फोर्थ ईयर में हमको 5 मिला, तो हम 5 में से हमें तो 2,000 लेना है टोटल, क्योंकि हम 12,000 का कितना कैश इन टोटल पे बैक पीरियड क्या रहेगा हमें वो कैलकुलेट करना है। सो इट विल समवेयर बी 3 ईयर्स सम मंथ्स। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? इस फॉर्मूले से अगर हम रखें, इस फॉर्मूले में वैल्यू रखें, तो हमने क्या रखा? 3 ईयर्स, 3 रखा हमने, ई इज इक्वल टू 3 ईयर्स जो नंबर ऑफ ईयर्स लास्ट था, लास्ट वाला, देन प्लस में 2,000 हमें लेना है आउट ऑफ 5,000, क्योंकि फोर्थ ईयर में 5,000 अर्न किया था,
उस आउट ऑफ दैट हमको 2000 ही लेना है, सो दैट विल गिव यू 3.4 ईयर्स। क्लियर हो गया? यानी कि 3.4 ईयर्स में हमको 12,000 रुपया वापस मिला जो हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया था। ये हमको कैसे पता चला कि हमें 3 लेना है? 3 हमको इससे पता चला कि हमने ये क्यूमुलेटिव बनाया हुआ था, अदरवाइज आपको 3 का फिगर नहीं मिलता। ठीक है, तो इसलिए हमको क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लोज बनाना है। अगर प्रॉब्लम आपका इस तरीके से आता है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन आता है और उसमें क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लोज टेबुलर फॉर्म में बन के ही आता है पेपर में, तो ठीक है, आप उसको वहां से उठा सकते हैं। बट अगर नहीं आता तो आपको खुद को इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अनइवन में हमको ऐसा एक ईयर चाहिए जहां पे कि उसके नेक्स्ट वाले ईयर में वो कंप्लीट हमको मिल रहा है प्रॉफिट। ठीक है, कोई और फिगर्स भी आप चाहें तो ले सकते हैं। ये 2 मैंने और एग्जांपल्स दे दिए आपको इसी के ही। जैसे कि 90,000 हमने इन्वेस्ट किया 3 मशीनरीज में, यानी कि इन्वेस्टमेंट इन 3 प्रोजेक्ट्स में सेम है। मॉडल ए, मॉडल बी, मॉडल सी की हमने 3 मशीन्स खरीदी, या आप इसको प्रोजेक्ट्स भी समझ सकते हैं कि प्रोजेक्ट ए बी सी हैं, और हमने तीनों में ही 90,000 इन्वेस्ट किया है, 4 सालों के लिए किया है। 4 साल में ये रिस्पेक्टिव प्रोजेक्ट्स हमको इतना इतना एनुअल रिटर्न अर्न करके दे रहे हैं। पहला हमको दे रहा है 20, 30, 50, 50, बी दे रहा है हमको 30, 40, 50, 20, और सी हमको दे रहा है सेम हर साल में, विच इज 35,000। तो सी का तो पेबैक पीरियड हम इवन वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, 90,000 डिवाइडेड बाय 35,000 करके इजीली। ए और बी में हम फिर से फॉर्मूला ये अनइवन वाला रख के हम निकाल सकते हैं, और जो भी पीरियड जिस भी प्रोजेक्ट का इन तीनों में से शॉर्टेस्ट रहेगा, दैट विल बी दी बेस्ट प्रोजेक्ट टू गो विद। यानी कि वो प्रोजेक्ट जिसका शॉर्टेस्ट पेबैक पीरियड है वो हमें सबसे पहले हमारा कैश रिटर्न करके दे रहा है, जो हमारा फर्स्ट इन्वेस्टमेंट था, और उसके बाद भी अगर वो प्रोजेक्ट चलते जा रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो बेसिकली वो हमारे लिए बेस्ट प्रोजेक्ट होगा। बट हम पे बैक पीरियड मेथड में आगे वाली जो वैल्यूज हैं उनको हम कंसिडर करते ही नहीं है, हम सिर्फ पीरियड कैलकुलेट करें। पे बैक पीरियड मेथड ये इस पर्टिकुलर मेथड का ड्रॉबैक भी है, जो हमें डिसएडवांटेज में अभी पड़ेंगे। दूसरा एग्जाम्पल है, ये वाला भी ले सकते हैं कि हमने एक इन्वेस्टमेंट किया है 15,000 रुपये का, ठीक है, और 4 प्रोजेक्ट्स हैं, ये बेनिफिट आपको दे रहे हैं। प्रोजेक्ट ए में इवन बेनिफिट्स हो रहे हैं, बाकी तीनों में हमको अनइवन बेनिफिट्स हो रहे हैं। इलिस्ट्रेशन को देख के ही समझ आ रहा है कि इसमें जो है बेस्ट प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट डी। पहले ही ईयर में उसने हमें 8,000 दे दिया, और सेकेंड ईयर में वो हमको 6,000 दे रहा है, तो 8 + 6 = 14,000 हमको 2 साल में ही मिल गया। इन्वेस्टमेंट हमने किया था 15 साल में। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इट इज। आप इस तरह से भी एग्जांपल देकर प्रॉब्लम्स को भी 3 प्रोजेक्ट्स 4 प्रोजेक्ट्स को रैंकिंग करके दिखा सकते हैं, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके सेम प्रोजेक्ट्स की। सॉरी, आप ये दिखा सकते हैं विच प्रोजेक्ट इज नंबर 1 और नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, रैंकिंग आप इस तरह से कर सकते हैं। गॉट इट? इस प्रोजेक्ट के एडवांटेजेस हो गए कि इट इज़ वेरी इजी टू कैलकुलेट, सिंपल टू कैलकुलेट एंड इजी टू अंडरस्टैंड है, because we just have to simply divide the total investment divided by the annual earnings, whatever, and the findings of the project would generate substantial cash inflows in earlier years. हमें सिर्फ यही प्रोजेक्ट फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है, अगर हमारे पास नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं तो, कि जो हमें इनिशियली अच्छा कैश इनफ्लो करके दे रहा है इन दी अर्लियर ईयर्स। अगर वो हमें बाद में करके दे रहा है तो उतना वेट शायद हम नहीं कर पाए, बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग पे बैक पीरियड। जो भी प्रोजेक्ट से हमने अभी ये पढ़ा है कि जो भी पे बैक पीरियड जिसका भी शॉर्टेस्ट होगा हम उसको चूज करेंगे। तो ऑब्वियसली जो प्रोजेक्ट कैश इनफ्लो सब्सटेंशियल कैश इनफ्लो हमको इनिशियल ईयर्स में या अर्लियर ईयर्स में करके दे रहा है, हम उस प्रोजेक्ट की फाइंडिंग्स कर रहे हैं। इट इज़ हेल्पफुल इन वीडिंग आउट द रिस्की प्रोजेक्ट्स। रिस्की प्रोजेक्ट्स का मतलब जिसमें रिस्क इन्वॉल्व है वो हमें इनिशियल ईयर्स में ऑब्वियसली कम प्रॉफिट करके देगा, तो कम प्रॉफिट करके देगा तो उसका लेंदी होगा, पे बैक पीरियड लेंदी होगा, तो हम उसको ऑटोमेटिकली आउट कर देंगे अपनी चॉइस से। सो इट इज़ हेल्पफुल इन वीडिंग आउट द रिस्की प्रोजेक्ट्स। जो भी हमारे पास ज़्यादा रिस्क जिस भी प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व है या जिसका पे बैक पीरियड लॉन्ग है, कंपेरेटिवली लॉन्गर है, हम उसको हटा सकते हैं।
So this particular method helps us for that. This method is finding out the project that makes earlier realization of funds. जैसे मैंने बताया कि इनिशियल ईयर्स में अगर हमें जल्दी फंड्स रियलाइज हो रहे हैं तो हम उस प्रोजेक्ट पर जा रहे हैं, एंड इट ऑल्सो हेल्प्स अस टू enhance our liquidity. Liquidity is that getting back the cash in our hands is what liquidity is. And this method also helps in reduction of the cost of calculation. Cost of calculation कैसे reduction है, क्योंकि it is very simple and easy to calculate है. We don't need a highly expertise person to actually calculate the things in this particular method, because it is very simple method and anybody who is in finance department can also analyze or calculate the things. And so it is, this method is easy to reduce the cost also. There are just 2 minutes left. Let me just first click your attendance and then I'll continue. Okay, so we covered the advantages we covered. Now we'll cover the disadvantages of this project or this method. डिसएडवांटेजेस हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि वी आर ओनली कैलकुलेटिंग एंड फोकसिंग ऑन द पे बैक पीरियड. उसके बाद की जो इनफ्लोज आ रही हैं, हु हैज joined now? There were only 18 participants, now there are 19. Who has joined us? I've already clicked. Just tell me your name. Okay, I've clicked it again. Okay, meeting is about to over. Disadvantage I'll cover in next class. So for almost one method is completed in one class. Thank you so much everyone for your time. I'll just consider from tomorrow. From this slide I'll continue. Thank you. Bye.